हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख्य सेविका के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जिसका नंबर है 2.140। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे टेस्ट कर चुके हैं मुख्य सेविका के लिए। आप लोग चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोर्स भी पूरा कर चुके हैं यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र बुक की सहायता से। वो भी आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर है, टॉपिक बाय टॉपिक है। जिस चैप्टर में आपको परेशानी है, जिस टॉपिक में परेशानी है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो है गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में छपने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना देरी किए हुए। निम्न में से कौन सा शुद्ध आहार, शुद्ध तरल आहार नहीं है? तरल मतलब क्या होता है? तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध तरल आहार नहीं है साइंस की भाषा में, ठीक है। फलों का रस है, नींबू का पानी है, दाल का पानी है या चाय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जो है क्या है, शुद्ध तरल आहार नहीं है साइंस के मायने में अगर देखा जाए तो। बाकी जो फलों का रस है, नींबू का पानी और दाल का पानी है, जो है क्या है, ये शुद्ध तरल आहार में आता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ जान लीजिए। हालांकि मध्यम मात्रा में सेवन अधिकांश लोगों के लिए स्वस्थ है। किसकी बात कर रहे हैं? चाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मध्यम मात्रा में किया जाए, दिन में 2 से 3 बार किया जाए हल्का हल्का, तो बहुत अच्छा भी है। देखिए, ठीक है, हार्ट के लिए अच्छा होता है चाय। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में पिया जाए इसको, तो पीने से चिंता, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और नींद के पैटर्न में व्यवधान जैसे नकारात्मक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। अगर चाय का बहुत अधिक सेवन किया जाए तो चिंता, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, नींद के पैटर्न में जो है व्यवधान पड़ सकता है। अगर सही मात्रा में लिया जाए तो ये जो है हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है चाय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्याज के काटते वक्त रोना आता है, क्यों आता है भाई? प्याज को जब हम काटते हैं तो रोना आता है, क्यों आता है? सल्फर यौगिक की वजह से, एंजाइम गतिविधि की वजह से, आयोडीन की अस्थिरता यानी कि वोलेटिलिटी की वजह से, या ऊपर के सभी की वजह से। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि सल्फर। उसमें एक सल्फर यौगिक मौजूद होता है किसमें? प्याज में। उसकी वजह से जो है रोना आता है, आंखों से आंसू आता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। प्याज में जो है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक रासायनिक जो है उत्तेजक पदार्थ का उत्पादन करता है। वह आंखों के लैक्राइमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे वे आंसू छोड़ती हैं। आंखों के लैक्राइमल ग्रंथियों को कौन उत्तेजित करता है? सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये जो है करता है, ये हिंदी में है या अंग्रेजी में है, ध्यान रखना है आपको। जिससे जो है आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही फेमस प्रश्न है और आपके सिलेबस से पूरी तरह जो है सारे प्रश्न आपके सिलेबस से लिए गए हैं। स्ट्रॉबेरी या जैम चेरी को जमाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? अगर स्ट्रॉबेरी आप लोग खाते हैं, ठीक है, ये चेरी जैम खाते हैं, उसको जमाने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है, गंधक अम्ल मिलाया जाता है या आलू मिलाया जाता है? उत्तर हो जाएगा बी की नींबू का रस जो है स्ट्रॉबेरी या चेरी को जमाने के लिए मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाएं जो है आयोडीन का पूरा आहार नहीं ले रही हैं, संपूर्ण मात्रा में आहार नहीं ले रही हैं, तो कौन सी जो है शिशु को रोग होने की आशंका रहती है? मिक्स मीडिया होता है, क्रिटिनिज्म होता है, थायराइड होता है या सूखा रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि क्रिटिनिज्म होने के पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। क्रिटिनिज्म होगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला जो है संपूर्ण आहार नहीं लेती है तो। अपने पूर्ण विकसित रूप में न्यूरोलॉजिकल एंडेमिक क्रिटिनिज्म की 3 विशिष्ट विशेषताएं भेंगापन होता है, बहरापन, म्यूटिज्म और मोटर स्पैस्टिसिटी के साथ अत्यधिक गंभीर मानसिक कमी है। उन्हें आमतौर पर घेंघा भी हो जाता है। जो बच्चे होते हैं उनमें जो है भेंगापन, बहरापन, म्यूटिज्म, मोटर स्पैस्टिसिटी जो है के साथ कई चीज़ें बीमारियाँ आ जाती हैं। ये किसके लक्षण हैं?
क्रिटिनिज्म के लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। और घेंघा भी होने के चांस बनते हैं उन बच्चों में। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है, ठीक है। मनोविज्ञान में का भी आपके पास सिलेबस है, आपके सिलेबस में भी चैप्टर है। तो बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास कब से होता है? 2 साल से होता है, 6 साल से होता है, 4 साल से होता है, 1 साल से होता है। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 6 साल की उम्र से जो है बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। यानी कि बच्चा जो है अपना खुद का खेल बनाता है, खुद का खेल बनाता है अपने साथियों के साथ और खेलने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं कल्पनात्मक खेल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। बच्चों में पाई जाने वाली भाषा संबंधी गलती नहीं है। बच्चों में पाई जाती है भाषा संबंधी गलतियाँ, वो कौन सा नहीं है? गलत उच्चारण, तो ये गलती तो है, ये गलती है। हकलाना, हकलाना भी गलती है। धीरे धीरे बोलना गलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे बोलना कोई गलती नहीं माना जाता है मनोविज्ञान के अनुसार, ठीक है, जो बाल विज्ञान होता है। तो बच्चों में पाई जाने वाली भाषा संबंधी गलती जो है धीरे धीरे बोलना नहीं, बाकी गलत उच्चारण, हकलाना, अस्पष्ट बोलना, ये सब क्या है? भाषा संबंधित गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे बोलना कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। बच्चों का टीकाकरण केंद्र पर होता है। बच्चों का जो टीकाकरण होता है वह किस केंद्र पर होता है? आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है, बालबाड़ी पर होता है, झूला गृह पर होता है, या बालशाला पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है बच्चों का टीकाकरण होता है। आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं, गर्भधात्री या धात्री जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चों की देखरेख करना है। बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण, पोषाहार, स्वस्थ पोषण और सामाजिक विकास की विभिन्न सेवाएं मुहैया कराना है। परिवार कल्याण की सेवाएं प्रदान करना है। आंगनबाड़ी में प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात स्वास्थ्य, बाल विकास, विद्यालयी शिक्षा, शिशुओं के टीकाकरण इत्यादि सुविधाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो आंगनबाड़ी के बहुत सारे काम हैं, इसको जो है आप लोग एक बार 5 करके जरूर पढ़ लीजिएगा। दोनों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश किया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है। बालक का कौन सा आयु वर्ग है जिसमें सोच विचार करने की क्षमता क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में, 2.5 से 3 वर्ष के बीच में, 3.5 से 4 वर्ष के बीच में, या 4 साल के बाद? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 2.5 से 3 वर्ष के बीच में जो है बच्चों के अंदर सोच विचार करने की क्षमता हो जाती है। कुछ खुद का जो है वो अपनी सोच डेवलप करने लगता है। देखिए ये जितने प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि आपका जो है बालक और महिलाओं से संबंधित कार्य है, तो अच्छा आपके जो है मनोविज्ञान या बाल विज्ञान आपके सिलेबस में भी है, तो ऐसे प्रश्न बनने के पूरे चांस बनते हैं। यहाँ से आप लोगों से एक अपील है, देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग सिलेक्शन के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई फीस नहीं लगती है भाई इसके लिए, हम लोग फीस नहीं लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टीम है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। बस यही अपील किया था आपसे, ठीक है। WHO के अनुसार शिशु के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र बेहतरीन तरीका है, ठीक है। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान जो है एकमात्र बेहतरीन तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? ठीक है, जन्म से 6 माह तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि जन्म से 6 माह तक जो है बच्चों को कोशिश ये की जानी चाहिए, अगर माँ का दूध बनता है, कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को न पिलाया जाए। ये कौन कहता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। कौन कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। सब पे हम लोग जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से कर चुके हैं। जो बहनें नहीं देखी हैं जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकती हैं। कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए देख लीजिए। अपरिपक्व शिशु का वजन कितना होता है? 2 किलो से कम होता है। अगर किसी जो जन्मा बच्चा हुआ है, नवजात बच्चा है, अगर उसका वजन 2 किलो से कम है तो कहें कि ये बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। गर्भ में आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। प्लेसेंटा आपको पता ही होगा, गर्भनाल जिसको कहते हैं। मान लीजिए माँ का गर्भ है तो ये जो है ये जुड़ा होता है, ये जो गर्भनाल होता है इसी से जो है, मान लीजिए कि ये फोएट है, भ्रूण है, तो इसी से जो है बच्चे में ये जो गर्भ प्लेसेंटा है, इसी से बच्चे को क्या मिलता है? ऑक्सीजन और आहार, भोजन दोनों मिलता है। मनुष्यों में गर्भावधि जो है 280 दिन का होता है, इसको तो रट लेना है। गर्भावधि जो है 280 दिन का होता है
अंडाणु, अंडा या अंडाणु जो है 28 दिनों में परिपक्व हो जाता है। जो अंडाणु होता है, ठीक है, यानी कि सहवास के बाद जो अंडाणु बनता है वो 28 दिनों के बाद जो है क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया को जाने से रोका जाता है? ठीक है, देखिए जब फैक्ट्रियों में भोजन बनाया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से यही प्रश्न ही पूछ रहे हैं। ठीक है, विकिरण है, स्टेरिलाइजेशन है, या फर्टिफिकेशन है, या निर्जलीकरण है। उत्तर हो जाएगा यानी कि विकिरण है, यानी कि जिसको रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है और बैक्टीरिया को मारा जाता है। ठीक है, विकिरण विधि या रेडिएशन विधि का प्रयोग करके बैक्टीरिया को मारा जाता है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक गैर ऊर्जावान है? भोजन का निम्न में से कौन सा घटक जो है गैर ऊर्जावान है, यानी कि इसमें एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी नहीं होता है, नॉन एनर्जेटिक है। ठीक है, वैसे है यानी कि रफेज है, पानी या वर्ण यौगिक या ऊपर के सभी। तो देखिए ये तीनों में जो है क्या नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिलता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि वैसे में, पानी में, वर्ण यौगिक में जो है एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन ये बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता हो क्यों ज़रूरी है तो पूरे चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग, सब चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भोजन का कौन सा घटक शरीर में सबसे अधिक मौजूद होता है? इसको तो हज़ारों बार बता चुके हैं आप लोग, बताइए कौन सा कंपोनेंट जो है भोजन का वो बॉडी में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है? विटामिन, खनिज, पानी या कार्बोहाइड्रेट? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पानी जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। कितना? लगभग 60 से 70%, 60 से 70% जो है बॉडी में मौजूद होता है। क्या? पानी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। मैग्नीशियम शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम जो है शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हड्डियों का निर्माण के लिए, अंग सुरक्षा के लिए, शरीर में जल का संरक्षण के लिए, या मल त्याग के लिए? उत्तर हो जाएगा यानी कि हड्डियों के निर्माण के लिए जो है मैग्नीशियम जरूरी है। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस से तो हड्डियों का निर्माण होता ही है। ठीक है, मैग्नीशियम भी जो है हड्डियों में क्या करता है, निर्माण में सहायता करता है। कैल्शियम और फास्फोरस तो महत्वपूर्ण है ही है हड्डियों के निर्माण में, लेकिन मैग्नीशियम भी सहायता करता है। मैग्नीशियम से और क्या क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, साथ ही ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखता है। भारत में मैग्नीशियम की कमी से थकान लगना, भूख न लगना, उल्टी, नींद न आना, मतली, मांसपेशियों की समस्या आदि जो है होती रहती है। तो ये था मैग्नीशियम के बारे में, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। परामर्श का अर्थ क्या है? परामर्श का अर्थ क्या है? सलाह लेना, सलाह देना, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यानी कि सलाह लेना परामर्श का अर्थ है, या परामर्श लेना, दोनों एक ही बात है। सलाह लेना या परामर्श लेना जो है क्या है, परामर्श का अर्थ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है, निम्न में से कौन सा जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है? कानून है, राज्य है, कारावास है, ऊपर के सभी है। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी कानून, राज्य और कारावास जो है क्या है? सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। धर्म क्या है? अनौपचारिक है। ठीक है, जो है, लेकिन कानून, राज्य और कारावास क्या है? ये नियमबद्ध है, नियमबद्ध है। ठीक है, नियम, अपने नियम के अनुसार जो है क्या करते हैं? नियमबद्ध है, नियम के अनुसार जो है शासन करते हैं और लोगों पे लगाम लगाते हैं। जैसे आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, ये जो है नियमबद्ध है, उसके अनुसार जो है आप पे कार्रवाई की जाती है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि जो सापेक्ष गरीबी है उसका मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? लारेंज कर्व द्वारा, गिनी गुणांक द्वारा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सी यानी कि लारेंज कर्व और गिनी गुणांक द्वारा, दोनों द्वारा जो है सापेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है। देखिए लारेंज वक्र क्या है? लारेंज कर्व क्या है? लारेंज वक्र जो है गिनी गुणांक का स्रोत है। धन या आय का वितरण रेखांकन लारेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। धन और आय का वितरण जो है लारेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। गिनी गुणांक या एक सांख्यिकी माप है जो किसी दी गई जनसंख्या में आय असमानता के स्तर पर दर्शाता है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है?
भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? 2045 तक, 70 तक, 50 तक या 47 तक? देखिए, पहले 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था भारत द्वारा, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा के क्या किया गया है, 2070 तक कर दिया गया है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार भारत ने 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब इसे बदलकर जो है 2070 कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है, सामाजिक है? उत्तर हो जाएगा बी इनकी। पहले जो है हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? धार्मिक है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें आती हैं, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? धार्मिक है। देखिए, जो के.एम. कपाड़िया साहब हैं, उनके अनुसार हिंदू विवाह एक पुरुष और एक महिला की सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, ठीक है। समाज जो है क्या करती है? पुरुष और महिला को स्वीकृति देती है कि आप मिलन करिए, ठीक है। सामाजिक स्वीकृत मिलन है। इसका लक्ष्य क्या है? धर्म है, प्रजनन है, यौन सुख है और कुछ सामाजिक दायित्वों का पालन करना है। तो देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हिंदू विवाह में। सबसे पहले क्या लक्ष्य होता है कि धर्म का निर्वाह करना, यानी कि कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो अगर आप पति पत्नी साथ में करते हैं तो उस पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तो पहली चीज धर्म होता है हिंदू विवाह में। उसके बाद प्रजनन, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाना, इसलिए शादी की जाती है। तीसरा चीज क्या है? यौन सुख के लिए, यानी कि आनंद के लिए ये जो है शादी की जाती है। और कुछ सामाजिक दायित्व तो उसके बाद आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले धर्म है, फिर जो है संतान की उत्पत्ति है, यानी प्रजनन है, उसके बाद यौन सुख है, उसके बाद जो है सामाजिक दायित्व है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही प्रकार का विवाह? अगर एक सही प्रकार का विवाह है तो वही सही है, रहा भी है, रहेगा भी, ठीक है। मार्गन मानते हैं कि बी मलिनस्की मानते हैं कि वेस्टरमार्क मानते हैं, मनु मानते हैं, उत्तर जाएगा बी इनकी। बी मलिनस्की जो है इसको मानते हैं कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक ही सही प्रकार का विवाह। तो इसको जो है थोड़ा देख लेते हैं मलिनस्की साहब के शब्दों में। मलिनस्की ने सुझाव दिया कि व्यक्तियों की शारीरिक जरूरतें प्रजनन, भोजन, आश्रय होता है और ये जरूरतें सामाजिक संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। उन्होंने 4 बुनियादी वाद्य आवश्यकताओं, अर्थशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा और राजनीतिक संगठन के बारे में बात की है, जिन्हें पूरा करने के लिए संस्थागत उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी के साथ जो आज का सेशन क्या होता है समाप्त होता है। गुरु दक्षिणा देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।